नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। शिवाजी की जीवन वृत्त के प्रसंग में एक और कहानी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। औरंगजेब की सवारी शनि शनि कश्मीर की ओर अग्रसर होने लगी और शहजादा मोअज्जम मध्य भारत में ठिठक गया। उसको राग रंग तथा पोलो खेलने से अवकाश नहीं मिलता था। उस ओर शिवाजी ने पुणे पर किए गए मुगल अधिकार का प्रतिरोध लेना आरंभ कर दिया। वे मुगल साम्राज्य के व्यापारिक यात्रा पथों पर अपने पराक्रम का प्रसार करने लगे। सूरत नगर उस समय भारत का सबसे समृद्ध वाणिज्य केंद्र था। वहां से प्रतिवर्ष मक्का की ओर जाने वाले मुसलमान तीर्थयात्रियों के जहाज भर भर कर जाते थे। फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड तथा पुर्तगाल के व्यापारिक जलपोत यूरोप तथा अफ्रीका का माल लाद कर वहां लाते थे। सूरत के बाजारों में समस्त विदेशों के व्यापारी एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते थे। उस नगर में आयात होने वाले माल का परिमाण इतना विपुल था कि सरकार को चुंगी के रूप में ही प्राय 7-7.5 लाख रुपए की आय प्रतिवर्ष हो जाती थी। उस काल के 7-7.5 लाख रुपए। एक शताब्दी पूर्व अकबर ने उस नगर के चारों ओर दुर्ग प्राचीर बनवा दी थी। वहाँ के सूबेदार को राजकर में से इतना धन निकाल कर दे दिया जाता था कि वह एक सुदृढ़ सेना का संग्रह उस नगर की रक्षा के लिए कर सके। किंतु मुगल साम्राज्य तथा नगर निवासियों के दुर्भाग्य से सूरत का तत्कालीन सूबेदार दूषित स्वभाव का पुरुष था। उसने विविध प्रकार के बहाने बनाकर सेना के अधिकांश को स्थानांतरित कर दिया था और उस सेना के वेतन को अपनी जेब में रख लिया था। उस समय प्राच्य देशों के व्यापार केंद्रों में सर्वत्र ये प्रथा थी कि संपन्न व्यापारी गण अपने अपने आवासों तथा गोदामों की रक्षा के लिए अपनी अपनी आरक्षक सेना की व्यवस्था कर लेते थे। किंतु सूरत के व्यापारियों को मुगल साम्राज्य के प्रताप में इतना विश्वास था कि सूरत नगर में वह प्रथा भी धीरे धीरे लुप्त हो चुकी थी। दिसंबर सन 1663 में एक अत्यंत मलिन तथा जर्जर भिखमंगा समुद्र तीर पर वर्ती यात्रा पथ से सूरत की ओर जा रहा था। उसके पास बांस की लाठी और एक भिक्षा पात्र था। यात्रा पथ निर्जन था और उस भिखमंगे की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यदि वह किसी बाजार के कूल पर रुककर बड़े ध्यान से समीपवर्ती लोगों का राजनीति संबंधी संलाप सुनने लगता था तो भी कोई उसको नहीं टोकता था। संलाप में रत लोग शासन व्यवस्था की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अयोग्यता की चर्चा करते थे, अथवा वे उस शिवाजी नाम के शैतान की कहानी कह रहे थे। उनके कथानुसार मराठों की सेना पुर्तगाली नगर बसीन के आसपास मंडरा रही थी, मानो ये सेना उस नगर पर आक्रमण करने का अवसर खोज रही हो। और उनके मत में यह भी तो सुना गया था कि शिवाजी शीघ्र ही गोवा पर आक्रमण करके वहां के स्वर्णमय गिरजों को लूट लेने की डींग हाँक रहे हैं। शिवाजी के पृष्ठ पराक्रम की ऐसी कहानियां कह सुनकर वे लोग शिवाजी का उपहास उड़ा रहे थे। मुगल साम्राज्य को शत्रु बनाकर शिवाजी का पेट नहीं भरा। वे अब पुर्तगालियों को भी अपना प्रतिद्वंदी बनाने के लिए प्रस्तुत होने लगे हैं। तब यह भिखमंगा उसी समुद्र तीरवर्ती यात्रा पथ से लौट चला और सहसा वह विलीन हो गया। उसी दिन शिवाजी अपने शिविर में पुनरेण कई एक रातें व्यतीत करके पहुँचे और 4000 अश्वारोहियों के साथ चुपचाप चल पड़े। रात्रि के अंधकार में शिवाजी का गमन ऐसा गुप्त रहा कि उनके सेना नायकों में से किसी ने ये समाचार नहीं सुना। ये समाचार केवल उन्हीं लोगों को ज्ञात था जिनको स्वयं शिवाजी ने चुना था और शपथबद्ध किया था। द्रुत गति से घोड़े दौड़ाते हुए वे लोग बिना किसी बाधा के मुगल साम्राज्य का एक प्रदेश पार कर गए और अपने शिविर से प्रस्थान करने के कई दिन उपरांत सूरत के सामने आ खड़े हुए। 5 जनवरी सन 1664 को मंगलवार का दिन था। सूरत के निवासियों ने निद्रा त्याग किया तो उनको समाचार मिला कि शिवाजी उनके नगर से 10 मील पर पड़ाव डाले पड़े हैं। नगर में शिवाजी का प्रतिरोध करने के लिए सेना तो थी नहीं, बस गारद के कुछ लोग थे। किंतु उनको तो किसी प्रकार के युद्ध का अभ्यास ही नहीं था। वे तो चित्र विचित्र वेशभूषा धारण करके विशेष विशेष अवसरों पर सूबेदार की सेवा में उपस्थित होना ही जानते थे। मुगल सेना उस समय दक्षिण पूर्व की ओर 100 मील परे बिखरी पड़ी थी।
उस सेना के नायक समझ रहे थे कि वे लोग मराठों का प्रतिरोध करने में व्यस्त हैं। सूरत के सूबेदार ने शिवाजी से संधि याचना करने के लिए उनके पास एक दूत भेजा, किंतु जब उसने सुना कि मराठों ने दूत लौटा दिया है और वे अपना पड़ाव उठाकर सूरत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वह आत्मसंयम खो बैठा और अपनी गारद तथा चाटुकारों को अपने साथ लेकर नगर के अंतर्दुर्ग में शरणापन्न हो गया। नगर अब आरक्षित होकर मराठों की अनुकंपा के अधीन था। शिवाजी ज्यों-ज्यों नगर की ओर अग्रसर होते गए, त्यों-त्यों नगर के धनिक वर्ग में आतंक फैलता गया। अनेक वर्षों से संचित धन को गाड़ देने अथवा अन्यथा तिरोहित कर डालने के असफल प्रयास किए जाने लगे। नगर के दरिद्र निवासी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नौकाओं और डोंगियों में जा बैठे और नदी के नीचे की ओर पलायन करने लगे, अथवा वे देहात की ओर भागकर वन और बीहड़ में जा छुपे। शिवाजी तब तक सूरत की नगर प्राचीर के पास आ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया और सूबेदार के पास एक संदेश भेजा। यदि नगर के 3 आड़ेतम मुसलमान व्यापारी उनके शिविर में उपस्थित होकर अपने लिए तथा अन्य नगर निवासियों के लिए त्राण मूल्य दे जाएं, तो शिवाजी सूरत को अछूता छोड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। यह एक सर्वथा सम्यक प्रस्ताव था, किंतु सूबेदार तो इतना संत्रस्त हो चुका था कि वह इस प्रस्ताव पर भी ध्यान नहीं दे सका, अथवा उसने अपना समाधान कर लिया कि नगर पर चाहे कुछ भी बीते, वह स्वयं तो अंतर्दुर्ग के भीतर सर्वथा शंका विहीन है। शिवाजी के संदेश का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब मराठों ने बिना किसी बाधा के नगर के द्वार खोल दिए और 6 जनवरी बुधवार के मध्याह्न में शिवाजी की सेना नगर में प्रविष्ट हो गई। शिवाजी नंगी तलवार तान कर अपनी सेना के आगे आगे चल रहे थे। नगर अधिकारियों की ओर से किसी प्रकार का कोई रीतिमत आत्मसमर्पण नहीं किया गया था, अतएव शिवाजी ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे लोग नगर को लूट सकते हैं और ये कार्य संपन्न करते समय भी मराठों को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। केवल इंग्लैंड और हॉलैंड के व्यापारियों ने ही अपनी कोठियों के द्वार बंद करके मराठों का रास्ता रोका। इन विदेशी व्यापारियों की दृढ़ता देखकर शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन व्यापारियों को वे लोग न छोड़ें। किंतु जो व्यापारी न तो भाग पाए थे और न शिवाजी की श्रद्धा ही प्राप्त कर सके थे, वे घोर दुर्दशा को प्राप्त हुए। सूरत को खूब खुलकर लूटा गया। बुधवार से लेकर शनिवार तक नगर के समस्त आवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा गोदाम एक एक करके छान डाले गए। लूटपाट करने वाले मराठों पर सूबेदार के सैनिक अंतर्दुर्ग में बैठे बैठे गोलियां चला रहे थे। अंतर्दुर्ग के तोपखाने ने भी बारंबार आग उगली, किंतु इस सब में आक्रमणकारियों को तो कोई क्षति नहीं पहुंची। केवल नगर का विध्वंस ही होता रहा और बहुत से घरों में आग लग गई। यह विध्वंस मराठों द्वारा किए गए विध्वंस की तुलना में अधिक विभत्स था। सूबेदार के बहुत से सैनिक सूबेदार की भागदौड़ के कारण अंतर्दुर्ग के बाहर ही छूट गए थे। मराठों ने उन सबको बंदी बना लिया था और बृहस्पतिवार की रात को तो एक दुर्घटना के फलस्वरूप नगर की लूटपाट नरमेद में परिणित होते होते रह गई। मुगल सूबेदार ने 2 दिन तक अंतर्दुर्ग में बैठे बैठे विचार करके एक युवक सेना नायक को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेज दिया। सेना नायक ने आकर कहा कि वह सूबेदार का दूत है और नगर के आत्मसमर्पण के विषय में सूबेदार का संदेश लेकर आया है। शिवाजी ने इस संदेश का स्वागत नहीं किया, कारण वे तो सूरत पर अधिकार जमाने के आशय से आए ही नहीं थे। न ही उनको ये आकांक्षा थी कि अंतर्दुर्ग को हस्तगत करने अथवा अपने अधिकार में रखने के लिए उनके सैनिकों के प्राण संकटग्रस्त हो जाएं। किंतु मुगल सेना नायक ने जब प्रार्थना की कि वह शिवाजी के साथ साक्षात्कार करना चाहता है, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। युवक सेना नायक को शिवाजी के शिविर में ले जाया गया। शिवाजी को संभवतः यह स्मरण था कि शाइस्ता खान ने किस प्रकार उनको कापुरुष कहकर पुकारा था। अब मुगल सूबेदार के दूत को सामने देखकर वे भी विनोद करने लगे। उन्होंने कहा, आपके स्वामी तो ब्रीड़ामयी नव यौवना के समान भयभीत होकर घर में घुसे बैठे हैं। मुसलमान युवक के लिए उसका यह अध्यवसाय वैसे ही अरुचिकर था। वह क्रुद्ध होकर बोला, हम लोग स्त्रियां नहीं हैं। और जब उसने देखा कि शिवाजी विनोद करने से विरत नहीं हो रहे हैं, तो वह आत्मसंयम खो बैठा और खंजर निकालकर शिवाजी की ओर दौड़ा।
एक मराठा अंगरक्षक ने तुरंत ही उत्पतन करके उस मुसलमान युवक का हाथ काट डाला, किंतु उसने इतने वेग के साथ आक्रमण किया था कि शिवाजी धराशायी हो गए और मुसलमान युवक के साथ उनका मल्ल युद्ध होने लगा। शिवाजी के अंगरक्षकों ने मुसलमान का शिरस्त्राण काटकर उसकी खोपड़ी फोड़ दी। इसी बीच मराठा सैन्य में यह प्रसाद पा गया कि शिवाजी की हत्या हो गई है। चारों ओर प्रतिशोध लेने की पुकार उठने लगी। मराठा सैनिक चित्कार कर रहे थे कि प्रतिशोध के रूप में नरमेध होना चाहिए। इसी समय शिवाजी उठकर खड़े हो गए। उनके वस्त्र अभी भी रक्त से स्नात थे, किंतु वे तुरंत ही अपने शिविर का चक्कर काट काट कर अपने अनुयायियों को दर्शन देने लगे। उनका आदेश सुनकर मराठा सैनिक फिर से अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। शुक्रवार का दिन आया, तब तक नगर का 2/3 अंश अग्निकांड द्वारा नष्ट हो चुका था। रविवार की प्रातःकाल ही यह समाचार प्राप्त हुआ कि एक मुगल सेना सूरत को मुक्त करने के लिए उस ओर अग्रसर हो रही है। मराठे तो इसके पूर्व ही लूट का माल एकत्र कर चुके थे। इस माल का परिमाण विपुल था। खफी खां शोक के साथ लिखता है कि जर और माल की शक्ल में करोड़ों रुपए उस कमीने काफिर शिवाजी के हाथों में पड़ गए। मराठों ने अपने घोड़ों को कश्मीर तथा अहमदाबाद के माल से तथा सुवर्ण, रजत, मणि, माणिक्य इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं से लाद लिया। फिर वे लोग मुगल सेना से कन्नी काटते हुए द्रुत गति से तीरवर्ती प्रदेश को पार करके शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में जा पहुंचे। मुगल सेना की हरावल ने जब तक सूरत में प्रवेश नहीं किया, तब तक सूबेदार ने अंतर्दुर्ग से निष्क्रमण नहीं किया, और जब वह बाहर आया तो नगर के निवासियों ने गालियां बककर तथा ताने मारकर उसका स्वागत किया। निहत्थे व्यापारियों को अपने सामने देखकर सूबेदार के पुत्र का पराक्रम जाग उठा। मराठों की उपस्थिति में वह पराक्रम सर्वदा प्रस्तुत रहा था। अब उसने अपनी बंदूक तान कर सूबेदार का उपहास उड़ाने वालों में से एक व्यक्ति को भवसागर के पार पठा दिया। सूरत का समाचार जब मुगल शहंशाह के पास पहुंचा तो उसकी आत्मग्लानि का किनारा नहीं रहा। दरवेश और मुल्ला लोग खुलेआम हाय तौबा कर रहे थे कि औरंगजेब जैसे निष्ठावान मुसलमान बादशाह ने सूरत जैसे महान नगर को एक काफिर के द्वारा लुट जाने दिया। सूरत में तो हजरत मोहम्मद के जन्म स्थान की ओर यात्रा करने वालों की भीड़ लगती थी। सूरत तो एक पावन तीर्थ यात्रा की ओर खुलने वाला द्वार था। सूरत तो मक्का का दरवाजा था। शाही हरम की बेगमों ने भी आर्तनाद उठाया। उनमें शाइस्ता खां की पत्नी प्रमुख थी। वह अपने पति के साथ बंगाल में नहीं गई थी। शाही दरबार में शाहजादी रोशन आरार से उसकी मित्रता थी। उसका ध्येय था कि वह राजधानी में ही रहकर एक हिंदू विद्रोही के विरुद्ध मुगल शहंशाह की क्रोधाग्नि को प्रोत्साहित करे। उस हिंदू ने उसके पुत्र का वध किया था और उसके पति से प्रबल प्रतिशोध लिया था। औरंगजेब अपने आवास में एकाकी बैठकर संताप की ज्वाला में जल रहा था। तब नए नए दुर्देव का समाचार लेकर आने वाले दूत उसके पास पहुँचे। उसका पुत्र शहजादा सूरत का परित्राण करने में असफल रहा था और सूरत से लौटते हुए शिवाजी को भी वह नहीं पकड़ पाया था। अब अपने पिता की भर्त्सना सुनकर वह मराठा देश में प्रवेश कर बैठा था और सिंहगढ़ पर आक्रमण करते ही पराभूत हो गया था। शहजादे को युद्ध करने में कोई रस नहीं आता था। यह युद्ध की कोई योजना बनाने में भी असमर्थ था। उसको जब जब शिकार और पोलो खेलने से अवकाश मिलता था, तब तब वह अपने मित्रों के बीच में बैठकर सैनिक जीवन की निंदा करने लगता था। प्रथम प्रयास में ही पराभूत होकर वह और प्रयास नहीं कर पाया और वह वर्षा काल के आगमन तक प्रत्यंत प्रदेश में ही इतस्ततः मंडराता रहा। वर्षा आरंभ होते ही उसकी सेना तथा उसका भारी भरकम तोपखाना अचल हो गए, किंतु शिवाजी की दुर्तगामिनी अश्वरोहियों के लिए वर्षा काल भी कोई बाधा नहीं था और सन 1664 के उस पूरे वर्ष में वे मुगल प्रदेश को ध्वस्त करते रहे। वे मुगल सेना से कन्नी काटकर आज इस नगर पर और कल उस नगर पर टूट पड़ते थे। इस प्रकार के शत्रु के सामने मुगल सेना तत्काल तो अत्यंत ही असमर्थ रही। शिवाजी मानो सर्वत्र उपस्थित और प्रत्येक परिस्थिति के लिए प्रस्तुत थे। उनकी गतिविधि का कोई गणित ही संभव नहीं हो सका।
वे ऐसी त्वरित गति से छापा मारते थे कि उनके आक्रमण का प्रतिशोध करने के समस्त प्रयास विफल हो गए। मुगल नगरों को सैन्य दलों द्वारा सुदृढ़ किया गया, किंतु शिवाजी के सर्वव्यापी पराक्रम ने उन सैन्य दलों को प्रधान मुगल सेना से विच्छिन्न कर दिया। दूरस्थ दुर्गों की रक्षा के लिए सहायक सेना भेजी गई, किंतु वह सेना अपने गंतव्य पर पहुंची। उसके पूर्व ही प्रत्येक दुर्ग धू धू करके जल उठा और 2-4 टूटी फूटी तोपों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं बच पाया। एक अंग्रेज कोठी वाले ने लिखा, शिवाजी अत्यंत ही पाद चपल एवं पराक्रमी है। अपने आप को कष्ट सहन करने में दीक्षित करने के लिए वे अपूर्व प्रकार के अध्यवसाय में रत रहते हैं और वे अपने प्रमुख सेना नायकों को भी अध्यवसाय रत रखते हैं। यही कारण है कि वे एक आश्चर्यजनक कौशल के साथ यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। शिवाजी के समान कुशल छापामार नेता उनके पूर्व अथवा उपरांत अन्य कोई नहीं हुआ। मुगल शक्ति उनके कूट कौशल के सामने सर्वथा विमूढ़ हो रही थी। मराठा प्रदेश पर अधिकार कर लेना तो दूर रहा, मुगल लोग तो अपने अधीनस्थ भूमि भाग की ही रक्षा नहीं कर सके। मराठे उस भूमि भाग पर नित्य नवीन आक्रमण करके लूटपाट करते रहते थे। परिणाम स्वरूप समीपवर्ती समस्त मुगल प्रदेश विशृंखल होने लगे। बीजापुर का आधिपत्य स्वीकार करने वाले कई एक सामंतों ने इस विशृंखला का विशेष लाभ उठाया। वे लोग भी शिवाजी के पीछे पीछे मुगल प्रदेश में प्रवेश करके लूटपाट करने लगे। पश्चिमवर्ती बंदरगाहों में बसने वाले विदेशियों के सामर्थ्य का परिचय प्राप्त करके शिवाजी नौसेना का महत्व भी समझ गए थे। मुगल शासकों ने कभी भी नौसेना की ओर ध्यान नहीं दिया था। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को पराभूत करने के उद्देश्य से एक नौसेना का संग्रह आरंभ कर दिया। नाविक लोगों को भर्ती करना उनके लिए दुस्साध्य नहीं रहा। समुद्र तीर के साथ साथ बसे हुए गांवों में मत्स्य जीवी हिंदुओं की एक जाति निवास करती थी। वे मराठों के ही रक्त बांधव थे और दीर्घ काल तक मछली पकड़ने का व्यवसाय करते रहने के कारण समुद्र यात्रा के काम में अत्यंत कुशल हो गए थे। उनकी नौकाएं बहुत ही सीधी सादी थीं, जिनके निर्माण करने में किसी विशेष कौशल से काम नहीं लिया जाता था, किंतु उन नौकाओं का संचालन करने वाले नाविक लोग न तो तूफान से भयभीत होते थे और न अरब लोगों के रणपोतों से। वे समुद्र में उद्भूत होने वाले प्रत्येक ज्वार तथा प्रवाह परिवर्तन से परिचित थे। पश्चिमवर्ती समुद्र तीर के साथ साथ मीलों तक मिलने वाली खाड़ियों में कोई भी स्थान उनके लिए दुर्गम नहीं था। नौसेना के रूप में व्यवस्थित होते ही वे नाविक लोग मुगल व्यापारियों के लिए एक भयानक विभीषिका बन गए। तदंतर मक्का की तीर्थ यात्रा सर्वथा संकटापन्न होने लगी। भारतीय तट के निकटवर्ती समुद्र जल में यातायात करने वाले व्यापारी अत्यंत आतुर होकर अपनी नौकाओं के किनारों पर खड़े रहते थे और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाते रहते थे कि कहीं कोई ऐसा नौका तो नहीं आ रही है जो लघु आयतन तथा संकीर्ण काय हो और जिस पर जाजल्यमान भगवा रंग का बड़ा सा त्रिकोणाकार ध्वज फहरा रहा हो। जल युद्ध करते रहने के साथ साथ शिवाजी ने व्यापार की ओर भी ध्यान दिया। 1663 में ही वे 2 व्यापारिक पोत अरब की ओर भेज चुके थे। 2 वर्ष उपरांत अंग्रेजों ने समाचार दिया कि वे प्रतिवर्ष अपने 9 बड़े बड़े बंदरगाहों से 2-2 व्यापारिक पोत ईरान, इराक और अरब की ओर भेज रहे हैं। अपनी दूरदर्शिता के फलस्वरूप शिवाजी यह भी समझ गए थे कि युद्ध के समय समुद्र पथ के संपन्न होने वाला यातायात विशेषतया लाभदायक है। अतएव अपनी सेना की चरिष्णुता में वृद्धि करने के लिए उन्होंने अपनी नौ सेवा का व्यवहार किया। फरवरी सन 1665 में उन्होंने प्रथम बार अपनी समस्त युद्ध उपयोगी सेना को 85 बज्जरों और 3 बड़े बड़े व्यापारिक पोतों पर चढ़ाकर समुद्र तीर के साथ साथ बढ़ाया और मुगल प्रदेश पर छापे मारे। सन 1664 का वर्षाकाल बीतते बीतते शिवाजी की समस्या मुगल साम्राज्य की सर्वप्रधान समस्या बन चुकी थी। इस समस्या के सामने अन्य कोई भी समस्या मुगल बादशाह का ध्यान आकृष्ट करने में असमर्थ रही। औरंगजेब ने जुगुप्सा के आवेश में शिवाजी का नाम पहाड़ी चूहा रख छोड़ा।
पहाड़ी चूहे का प्रसंग प्रस्तुत होते ही औरंगजेब विषादग्रस्त होकर अपने पुत्र की अपात्रता तथा अपने सेना नायकों की अयोग्यता की कहानी सुनाने बैठ जाता था। तब 30 सितंबर के दिन उसका जन्मोत्सव मनाया गया। औरंगजेब ने अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों की बधाइयां स्वीकार की। तदंतर घोषणाकार को आदेश दिया गया कि वह जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दी गई उपाधियों की घोषणा करें। उपाधि प्राप्त करने वालों में प्रथम नाम राजा जयसिंह था। उस राजा को शहजादा मुअज्जम के स्थान पर दक्षिणवर्ती मुगल सेना का सेनापति बनाया गया था। वह सेना मराठों के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। औरंगजेब जैसे मातांध बादशाह के लिए यह एक अत्यंत अरुचिकर प्रसंग था कि वह अपने मामा तथा पुत्र की पराजय स्वीकार करे और उन दोनों के द्वारा कलंकित पद पर एक हिंदू सेनापति को प्रतिष्ठित करे। राजा जयसिंह भी राजपूत था। उसकी जाति ने अनेक वर्ष तक मुसलमानों के साथ निरंतर संघर्ष किया था। अतएव राजा जयसिंह ने भी एक हिंदू नेता के विरुद्ध किए जाने वाले इस अभियान के सेनापतित्व को खेद के साथ ही स्वीकार किया। उसने एक सैनिक के नाते मुगल शहंशाह की सेवा करने की शपथ ग्रहण की हुई थी। इस शपथ को स्मरण करके ही वह अपने बाधा के बोध को दूर कर पाया। औरंगजेब ने राजा जयसिंह की प्रशंसा करते हुए एक अभूतपूर्व स्वर कहा कि केवल राजा ही दक्षिण के सीमांत पर बिगड़ी हुई सैनिक स्थिति को संभाल सकता है। उसने तख्ते ताऊत से उत्थान करके अपने गले का मुक्ताहार जयसिंह के गले में डाल दिया। फिर भी अपने समकालीन अन्य राजपूत सामंतों के समान राजा जयसिंह का खेद उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। मुगल साम्राज्य में हिंदुओं की स्थिति शोचनीय होती जा रही थी, क्योंकि पूर्ववर्ती बादशाहों की सहनशीलता का स्थान एक हृदयहीन विद्वेष लेता जा रहा था।